हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था रिलेशनशिप्स के बारे में, यानी कि कार्डिनलिटी इन डीबीएमएस। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है ईआर मॉडल्स। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ईआर मॉडल होती क्या है। ईआर मॉडल के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यानी कि जब हम डेटाबेस की लेक्चर पढ़ रहे हैं तो हमने उसमें पढ़ा था कि जो डेटाबेस होती है उसमें हम सिर्फ रिलेटेड डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि तो डेटाबेस बेसिकली यूज क्यों होता है? डेटाबेस यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये जो रूल है डेटाबेस का कि हम डेटाबेस में सिर्फ रिलेटेड डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि जो भी डेटा हम डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। तो बेसिकली ये था हमारा डेटाबेस की डेफिनेशन। तो इसको हम रिलेट करेंगे ईआर मॉडल से। ठीक है, अगर हम बात करें कॉलेज डेटाबेस की, ठीक है, अगर हम बात करें कॉलेज डेटाबेस की, तो मान लो उसमें दो टेबल है हमारा। एक स्टूडेंट टेबल, मतलब ये डेटाबेस है, कॉलेज नाम की डेटाबेस है, जिसके अंदर मैंने दो टेबल क्रिएट करा है। जो पहला है हमारा स्टूडेंट टेबल, ठीक है, और जो दूसरा है हमारा फैकल्टी टेबल। तो अभी एक बात बताओ मेरे को, कि जो स्टूडेंट टेबल इसमें क्या रखेंगे? स्टूडेंट टेबल में हम सिर्फ स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखेंगे, यानी कि स्टूडेंट की एज, स्टूडेंट की मार्क्स क्या है, स्टूडेंट के नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर हम फैकल्टी टेबल की बात करें तो इसमें हम क्या रखेंगे कि जो फैकल्टी है उसका सब्जेक्ट कौन सा है, उसका एज क्या है, उसका सैलरी क्या है, ठीक है, उसका एम्प्लॉय आईडी क्या है, बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं फैकल्टी के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम स्टोर करेंगे फैकल्टी टेबल में। अगर बात करें स्टूडेंट टेबल और फैकल्टी टेबल में, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? क्योंकि हमने पढ़ा था डेटाबेस में हम जो भी डेटा को स्टोर कर रहे हैं उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। तो मैंने एक कॉलेज डेटाबेस क्रिएट करा, मतलब एक यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज का डेटाबेस है, उसके अंदर तो दो टेबल है ना, स्टूडेंट टेबल और फैकल्टी टेबल। तो इन दोनों टेबल के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। अगर रिलेशन है तो ये डेटाबेस में एग्जिस्ट करेंगे, अगर नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, जो स्टूडेंट टेबल और फैकल्टी टेबल में क्या रिलेशनशिप है? अगर हम बात करें स्टूडेंट टेबल और फैकल्टी टेबल की रिलेशनशिप का, तो जो रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, ये हमारा मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पर फैकल्टी टेबल और स्टूडेंट टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप है इसको आप बोलते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि कॉलेज में बहुत सारे फैकल्टी हो सकते हैं, यानी कि मोर देन वन, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15, 20, कुछ भी फैकल्टी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब मेनी फैकल्टी। और अगर फैकल्टी बहुत ज़्यादा हैं तो स्टूडेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर फैकल्टी की बात हो चुकी है। अगर बात करें स्टूडेंट की, तो एक कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट भी तो हो सकते हैं। मतलब क्लास की बात करते हैं, क्लास में कम से कम 60 या 120 बच्चे तो होते ही होते हैं। मतलब मेनी फैकल्टी टू मेनी स्टूडेंट। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, कि बहुत सारे फैकल्टी से बहुत सारे स्टूडेंट जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे फैकल्टी बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। अगर ये जो फैकल्टी मान लो कि फैकल्टी नंबर 1 है, ठीक है, ये पहला फैकल्टी है जो पढ़ाता है जावा। किसको पढ़ाता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को, यानी कि 60 बच्चों को ये जावा पढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि बहुत सारे फैकल्टी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि आपस में रिलेटेड है, यानी कि इसको हम बोलते हैं मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो टेबल है, यानी कि स्टूडेंट टेबल और फैकल्टी टेबल। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो है मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, यानी कि मेनी स्टूडेंट टू मेनी फैकल्टी, मेनी फैकल्टी टू मेनी स्टूडेंट। तो यहाँ पर दो टेबल है, मतलब छोटा सा डेटाबेस है, तो आसान है बताने का कि कितने रिलेशनशिप यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर मान लो एक बड़ा सा डेटाबेस लेते हैं, मान लो एक डेटाबेस है जो कि हॉस्पिटल डेटाबेस। ठीक है, तो अगर हम हॉस्पिटल डेटाबेस की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स होंगे, मतलब बहुत सारे डेटाबेस जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होंगे। यानी कि जो पहला टेबल है हमारा वो है डॉक्टर, कि कितने डॉक्टर्स हैं, क्या क्या उनके काम है, उनकी सैलरी क्या, उनकी आईडी क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। पेशेंट की भी एक टेबल होनी चाहिए, कितने पेशेंट एडमिट हो रहे, कितने पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। यानी कि डॉक्टर की होनी चाहिए, पेशेंट की होनी चाहिए। तीसरा जो है हमारा है नर्स, कि यहाँ पर कितने नर्स काम कर रहे हैं, क्या क्या उनका काम है, कौन किस डिवीजन में काम करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर करी जाती है। तो फिर हमारा मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक मेडिसिन के बारे में टेबल बनाना पड़ता है कि जो मेडिसिन से वो किस तरह की मेडिसिन से कहाँ पर इंपोर्ट होती है, कहाँ से एक्सपोर्ट होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर करी जाती है कि कितने मेडिसिन अवेलेबल है, कितने मेडिसिन मतलब बिके गए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर स्टोर करी जाती है। यानी कि मेडिसिन टेबल में ये सारी चीज़ें स्टोर करी जाती है। अगर बात करें ऑपरेशंस की भी होती है, ऑपरेशन टेबल में क्या होती है, यहाँ पर कितने ऑपरेशंस हुई है एक दिन में, मतलब जो ओटी होती है ऑपरेशन थिएटर, तो इसमें कितने ऑपरेशंस हुए हैं, कितने ऑपरेशन होना है, तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये इस टेबल में स्टोर करी जाती है। ठीक है, ऑपरेशंस की टेबल में। और जो हमारा होता है एम्बुलेंस वगैरह होते हैं, हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आते हैं, एम्बुलेंस,
तो कितने ड्राइवर्स हैं, कितने एम्बुलेंस है, कितने पेशेंट को लेने के लिए गए, कितने डिस्चार्ज करने के लिए यूज होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारों चीज़ों को जो भी हमारा डेटाबेस हॉस्पिटल डेटाबेस में, उसको हम डिवाइड कर दिया कि जो डॉक्टर के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगा तो हम सिर्फ डॉक्टर की टेबल में स्टोर करेंगे, ठीक है। अगर पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हुई तो हम सिर्फ पेशेंट टेबल में स्टोर करेंगे। अगर नर्स की इंफॉर्मेशन हुआ तो सिर्फ हम नर्स टेबल में इसको स्टोर करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो भी हमारा डाटा है हम इसको एक स्पेसिफिक टेबल बना दिया, उस टेबल में एक स्पेसिफिक डेटा को हम स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे टेबल्स हैं, यानी कि बहुत सारे डेटा यहाँ पर फ्लो होते होंगे। मैं आपको बता दूं, जब हम लॉजिकल व्यू डेटाबेस पढ़ा था तो हम उसमें पढ़ा था कि जो भी टेबल्स होते हैं डेटाबेस में, जो भी टेबल डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो उन टेबल का, हर एक टेबल का कोई ना कोई एक लॉजिकल व्यू होता ही होता है। अगर मान लो डॉक्टर की बात करें तो एक टेबल है, ठीक है, इसका कोई ना कोई व्यू होता है, यानी कि डॉक्टर की आईडी होती है। मतलब व्यू क्या होती है, लॉजिकल व्यू का मतलब क्या होती है कि टेबल क्रिएट करने से पहले हमको सोचना होता है कि हम डेटा को किस तरह से डिजाइन करें, कि हम डेटाबेस को किस तरह से डिजाइन करें, किस तरह से टेबल को डिजाइन करें ताकि जो भी यूजर इसको एक्सेस करे उसको आसानी हो, यानी कि जो भी डेटा है डॉक्टर्स का वो आसानी से विजिबल हो यूजर का। तो अगर हम डॉक्टर टेबल की बात करें तो इसमें क्या होता है, डॉक्टर की आईडी होती है। पहली बात तो डॉक्टर की आईडी हमेशा यूनिक होती है, यानी प्राइमरी की होती है। हम आगे पढ़ने वाले हैं जो प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, उसके बारे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पहला चीज़ है डॉक्टर टेबल का, वो डॉक्टर की आईडी होती है, डॉक्टर का नेम होती है, उसका एज होती है, ठीक है। फिर उसका जो स्पेशलिस्ट है, यानी कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट है या क्या है वो, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से होती है, हमारा स्पेशलिस्ट होती है यहाँ पर, ठीक है। और हमारा एड्रेस भी होती है डॉक्टर का। तो ये जो सारे चीज़ें हैं इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पर डिजाइन करेंगे ताकि जो भी यूजर डॉक्टर टेबल को एक्सेस करे उसको एक्सेस करने में आसानी हो, जो भी सारे डेटा स्टोर करी गई है वो विजिबल हो। बेसिकली लॉजिकल व्यू डाटा मतलब ये बताता है कि जब भी हम डेटाबेस को डिजाइन कर रहे होंगे उसके पहले हमको सोचना चाहिए कि हम डेटाबेस को किस तरह से डिजाइन करेंगे। तो ये एक व्यू प्रोवाइड करता है, यानी कि लॉजिकल व्यू डेटाबेस। अगर आपको पता नहीं लॉजिकल व्यू डेटाबेस क्या है, फिजिकल व्यू डेटाबेस क्या है, तो आई बटन में लिंक छोड़ रहा हूँ ताकि आप उसको जाके देख सके, ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले लॉजिकल व्यू और फिजिकल व्यू के बारे में। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर बहुत सारे टेबल्स हैं, डॉक्टर की टेबल, पेशेंट की टेबल, मेडिसिन की, बहुत सारे टेबल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, हर टेबल का अलग अलग व्यू होगा, हर एक टेबल का अलग अलग फिजिकल व्यू होगा, हर एक टेबल का अलग अलग लॉजिकल व्यू होगा। यहाँ पर हम फिजिकल व्यू की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बात करें लॉजिकल व्यू का। तो यहाँ पर जितने भी टेबल एक डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहे होंगे उन हर एक टेबल का एक लॉजिकल व्यू होगा। तो यहाँ पर डॉक्टर का भी लॉजिकल व्यू होगा, पेशेंट का भी लॉजिकल व्यू होगा, नर्स का भी लॉजिकल व्यू होगा। तो हर एक डेटाबेस का, हर एक टेबल का कोई ना कोई लॉजिकल व्यू होगा। तो उन व्यू को कंबाइन करके, यानी कि अगर मेरे को पूछा जाए कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो मैं आसानी से बता सकता हूँ कि एक ही डॉक्टर हो सकता है, मल्टीपल पेशेंट्स हो सकते हैं, यानी कि 1 to many। तो जब भी एक बड़ा सा डेटाबेस में हम काम कर रहे होंगे, उसमें मल्टीपल टेबल्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो उन मल्टीपल टेबल्स के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं ईआर मॉडल का, ठीक है। जब भी कोई बड़ा सा डेटाबेस है उसमें रिलेशनशिप को फाइंड करना ईजी नहीं होता, तो ईआर मॉडल बेसिकली एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि हम एक लॉजिकल व्यू ऑफ एक डेटाबेस का निकाल सकें। यानी कि अगर हम हॉस्पिटल डेटाबेस की बात करें तो हॉस्पिटल डेटाबेस का कोई ना कोई लॉजिकल व्यू होगा, तो जिसको प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं ईआर मॉडल का, ठीक है। तो ये था बेसिक डेफिनेशन। आई होप आपको पता चल चुका होगा ईआर मॉडल क्या है। मैं फिर से बता दूं, जो भी ईआर मॉडल है ये क्या करता है, एक मल्टीपल टेबल को कंबाइन करता है, कंबाइन करने के बाद एक पर्टिकुलर व्यू निकल के आता है, उस व्यू को हम ईआर मॉडल की मदद से प्रोवाइड करा सकते हैं। तो बेसिकली ये था ईआर मॉडल, जो कि यूज होता है एक बड़ा सा डेटाबेस, एक पर्टिकुलर डेटाबेस का लॉजिकल व्यू को प्रोवाइड करने के लिए। तो अगर हम इसको आसान भाषा में बताएं तो ईआर मॉडल है ये, इसका काम ये है कि मल्टीपल टेबल को कंबाइन करना, कंबाइन करने के बाद एक लॉजिकल व्यू यूजर को प्रोवाइड करना। तो बेसिकली ये हमारा ईआर मॉडल का डेफिनेशन था। अब हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल। तो जो पहला कंपोनेंट है ईआर मॉडल को, हमारा एंटिटी है, ठीक है। अब पढ़ेंगे एंटिटी क्या होती है। तो अगर हम बात करें एंटिटी क्या, तो एंटिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंटिटी का कोई ना कोई एक लॉजिकल या फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, वो चीज़ कुछ भी हो सकता है, यानी कि एंटिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंटिटी का मतलब है ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई एक लॉजिकल एग्जिस्टेंस या तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। मतलब ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए, चाहे वो लॉजिकली हो चाहे वो फिजिकली हो, ठीक है। अगर बात करें एंटिटी का, तो एंटिटी का मतलब है कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, एंटिटी कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर हम बात करें पेन की तो पेन भी एक एंटिटी है, अगर हम बात करें फोन्स की तो फोन्स भी एक एंटिटी है, अगर हम बात करें कॉपी की तो कॉपी भी एक एंटिटी है। एंटिटी कुछ भी हो सकता है। अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो मोबाइल फ़ोन भी एक एंटिटी है। तो आज के ज़माने में जो भी हमको विजिबल है वो सारी चीज़ को हम एंटिटी बोलते हैं। एंटिटी सिर्फ फिजिकल चीज़ नहीं है, वो लॉजिकल चीज़ भी हो सकती है, यानी कि एंटिटी कुछ भी हो सकता है जिसका एक लॉजिकल या फिजिकल एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। तो बेसिकली एंटिटी का मतलब ये था
कि अगर हम एंटिटी की एग्जांपल की बात करें तो एंटिटी का एग्जांपल है मान लो एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट भी एक एंटिटी है, किसकी एंटिटी? स्टूडेंट है, कॉलेज की एंटिटी, ठीक है। अगर हम बात करें डॉक्टर का तो ये किसका एंटिटी है? ये हॉस्पिटल की एंटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट का एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, डॉक्टर का भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। एंटिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है जिसका एक लॉजिकल या फिजिकल एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। तो बेसिकली ये था बेसिक डेफिनेशन। तो अगर हम इसको आसान भाषा में बताएं तो हर एक एंटिटी का कोई ना कोई एक एट्रीब्यूट होता ही होता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट का, ठीक है, अगर हम बात करें स्टूडेंट का तो मान लो स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है। इसका एट्रीब्यूट क्या क्या हो सकते हैं? उसका एज हो सकता है, ठीक है, उसका नेम हो सकता है, उसका हम बात कर सकते हैं उसका एड्रेस भी हो सकता है। तो कोई भी एंटिटी हो उसका एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं। यानी कि जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है ईआर मॉडल का, वो है हमारा एट्रीब्यूट्स। अगर हम एट्रीब्यूट्स का बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो जो स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ पर जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट हमारा क्या? स्टूडेंट हमारी एंटिटी है। अगर हम स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स का बात करें तो हमारा एज हो सकता है, नेम भी हो सकता है, उसका मार्क्स हो सकता है, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारा एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये थे दोनों कंपोनेंट ईआर मॉडल का, जो कि हमारे एंटिटी और एट्रीब्यूट्स का। तो जो पहला कंपोनेंट है वो हमारे एंटिटी। तो एंटिटी का मतलब कुछ भी हो सकता है, एंटिटी का ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसका कोई ना कोई लॉजिकल एग्जिस्टेंस और फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। अगर बात करें एंटिटी के एग्जाम्पल की तो स्टूडेंट हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई पेशेंट हो सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम बोलते हैं एंटिटी। तो बात करें एट्रीब्यूट्स की तो एट्रीब्यूट्स का मतलब ये है, अगर हम बात करें स्टूडेंट का तो स्टूडेंट एक हमारा एंटिटी है, उसका जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो हमारा एज, नेम, एड्रेस, ये जो सारी चीज़ें हैं तो ये होंगे स्टूडेंट टेबल की एट्रीब्यूट्स। तो एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं, जो एंटिटी और एट्रीब्यूट्स को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं अपनी ईआर मॉडल पे। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो जो कि हमारा स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एक एंटिटी है, ठीक है। स्टूडेंट एंटिटी का मतलब टेबल भी हो सकता है, यानी कि स्टूडेंट एक टेबल है जिसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, यानी कि उसका नाम भी हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है, उसका एज हो सकता है, उसका आईडी हो सकता है। सिर्फ 4 नहीं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, यानी कि उसका रोल नंबर हो सकता है, उसका मार्क्स हो सकता है, उसका जो फ़ोन नंबर है वो भी क्या है। तो ये जो सारी चीज़ें उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। यानी जो स्टूडेंट है ये एंटिटी है, लेकिन उसका नाम, एज, एड्रेस, जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो आई होप आपको क्लियर है एंटिटी क्या है और एट्रीब्यूट क्या है। तो जो नेक्स्ट कंपोनेंट यानी कि जो तीसरा कंपोनेंट है हमारा, वो है हमारा रिलेशनशिप। क्योंकि जो ईआर मॉडल है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो ये होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। यानी कि रिलेशनशिप के बारे में पता होना जरूरी है कि बेसिकली अगर रिलेशनशिप होती क्या है। रिलेशनशिप ये डिफाइन करता है कि दो एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। रिलेशनशिप 3 तरह के होते हैं। जो पहले हमारा 1 to 1, दूसरा तरीका हमारा 1 to many, तो तीसरा तरीका हमारा many to many, ठीक है। अगर आपको रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता कि रिलेशनशिप क्या है, 1 to 1 क्या है, 1 to many क्या है, many to many क्या है, तो बेसिकली सिंपल मैं यहाँ पर आई बटन में लिंक छोड़ रहा हूँ, तो लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हो जो भी रिलेशनशिप का लेक्चर है, ताकि आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिले रिलेशनशिप के बारे में। तो ये थे हमारा तीनों कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल, जो कि एंटिटी, दूसरा एट्रीब्यूट और तीसरा रिलेशनशिप। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। जो हमारा 3 कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट है हमारा एंटिटी। अगर हम बात करें एंटिटी का तो एंटिटी का मतलब ये है कि एंटिटी कुछ भी हो सकता है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है, कोई टेबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसका ना कोई लॉजिकल एग्जिस्टेंस और फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं एंटिटी। अगर हम बात करें दूसरी कंपोनेंट का, जो कि हमारा एट्रीब्यूट, तो बेसिकली ये दो है ना, एंटिटी और एट्रीब्यूट, दोनों दोस्त हैं। एम्प्लॉय की बात करते हैं, हमने स्टूडेंट की बात कर चुके हैं बहुत बार, वो एम्प्लॉय की बात करते हैं। अगर एम्प्लॉय का एंटिटी हुआ, ठीक है, अगर एम्प्लॉय का एंटिटी हुआ तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन क्या क्या होंगे। उसकी इंफॉर्मेशन होगा, उसका एम्प्लॉय आईडी होगा, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम होगा, एम्प्लॉय का एज होगा, एम्प्लॉय की सैलरी भी हो सकता है क्या होगा ही, एम्प्लॉय का फ़ोन नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब जो भी एंटिटी होती है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है। एम्प्लॉय यहाँ पर एंटिटी, और जो एट्रीब्यूट्स है यहाँ पर है आईडी, नेम, एज, सैलरी, फ़ोन नंबर वगैरह जो भी है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। सिंपल भाषा में बताएं, एंटिटी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करी जाती है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। अगर हम बात करें तीसरी कंपोनेंट की, जो कि हमारा रिलेशनशिप्स, तो बेसिकली ये डिफाइन करती है, मान लो कि एक डेटाबेस है, उसमें बहुत सारे एंटिटीज हैं, तो उन एंटिटी के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं रिलेशनशिप का। ये बेसिकली 3 तरह के होते हैं, यानी कि 1 to 1, ठीक है, ये हमारा पहला तरीका है। जो दूसरा तरीका है 1 to many, तीसरा हमारा many to many, ठीक है। तो ये थे तीनों कंपोनेंट्स ऑफ ईआर मॉडल। तो अभी बात करते हैं ईआर मॉडल का यूज क्या है, ठीक है, यूज ऑफ ईआर मॉडल्स।
अगर हम ER मॉडल की बात करें तो नाम से पता चला ये एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो यानी कि एक डेटाबेस में, ठीक है, एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे एंटिटीज होते हैं। उन टेबल्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, उस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं ER मॉडल का, ठीक है। तो ये जब पहला यूज है हमारे ER मॉडल का कि हम ER मॉडल का क्यों यूज करते हैं। ER मॉडल यूज होता है अगर एक बड़ा सा डेटाबेस है, उसमें मल्टीपल टेबल्स होते हैं, यानी कि n नंबर ऑफ टेबल्स हैं, उन n नंबर टेबल्स में क्या क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि हम डेटाबेस में सिर्फ रिलेटेड डेटा को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जो भी डेटाबेस में टेबल स्टोर करी गई है उन टेबल के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। अगर मान लो बात करें हॉस्पिटल डेटाबेस की, ठीक है, अगर मान लो बात करते हैं हॉस्पिटल डेटाबेस की, तो इसमें डॉक्टर की इंफॉर्मेशन होती है, इसमें पेशेंट की इंफॉर्मेशन होती है, उसमें मेडिसिन की इंफॉर्मेशन होती है, ये सारे होती है। अगर मान लो हॉस्पिटल डेटाबेस में मैंने डाल दिया स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता कि अब क्रिएट करो हॉस्पिटल डेटाबेस लेकिन अब डाल रहे हो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हॉस्पिटल में स्टूडेंट का कोई काम ही नहीं होता। तो बेसिकली ये था कि हम डेटाबेस में जब भी काम कर रहे होंगे हम सिर्फ ही सिर्फ रिलेटेड डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो अगर बात करें ER मॉडल का, ठीक है, हॉस्पिटल डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स होते हैं, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। उन रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं ER मॉडल्स का। तो ये वाला पहला यूज हमारा कि ER मॉडल को हम यूज क्यों करते हैं। तो जो दूसरा यूज है ER मॉडल का वो है हमारा लॉजिकल व्यू ऑफ डेटा, ठीक है। अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल की डेटाबेस में एक लॉजिकल व्यू होना जरूरी है कि जो भी यूजर उसको एक्सेस करे तो उसको आसानी से हर चीज़ आसानी से मिल जाए। यानी कि अगर वो डॉक्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है तो डॉक्टर की टेबल उसके सामने होना चाहिए। अगर वो जानना चाहता है पेशेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, तो उस पेशेंट की टेबल जो भी है उसके सामने होना चाहिए। यानी कि जो ER मॉडल है ये बेसिकली एक लॉजिकल व्यू डेटाबेस को प्रोवाइड करता है। मतलब एक डेटाबेस होती है, उसकी लॉजिकल व्यू जो होती है उसको प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं ER मॉडल का। तो ये हुआ दूसरी यूज। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम बात करें फ्लो चार्ट के बारे में, ठीक है। तो फ्लो चार्ट बेसिकली हम क्यों डिजाइन करते हैं। अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें उसको हम डिजाइन क्यों करते हैं। अगर हम एक प्रोग्राम या कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होंगे तो उसके पहले हमको एक फ्लो चार्ट डिजाइन करनी होती है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा किस तरह से फ्लो करेगा, यानी कि कौन सा स्टेप के बाद कौन सा स्टेप को हम यूज करेंगे। अगर मान लो फ्लो चार्ट की अगर बात करें तो पहला क्या होगा, सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो पहला लॉगिन पेज होना चाहिए। लॉगिन के बाद यूजर क्या करेगा, वो जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि फ्लो चार्ट बेसिकली यूज होता है कि जो भी प्रोग्राम है, जो भी सॉफ्टवेयर है, वो किस तरह से फ्लो करेगा उसको डिसाइड करते हैं फ्लो चार्ट। मतलब यानी कि हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले हम सोचते हैं कि जो फ्लो चार्ट होगा सॉफ्टवेयर का वो किस तरह से होगा। ऐसे ही जब भी हम डेटाबेस में काम कर रहे होंगे उसके पहले हमको ER मॉडल को डिजाइन करना पड़ेगा कि जो भी हम डेटाबेस में काम करेंगे, जो भी हम डेटाबेस को डेवलप करेंगे, जो भी टेबल्स हम क्रिएट करेंगे उसके बीच में पहले हम रिलेशनशिप को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम डेटाबेस को डिजाइन करेंगे। जैसे कि फ्लो चार्ट काम करते हैं बिल्कुल उसी तरह ER मॉडल काम करता है। फ्लो चार्ट को हम बनाते हैं प्रोग्राम से पहले, प्रोग्राम डिजाइन करने से पहले या सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने से पहले हम फ्लो चार्ट को बनाते हैं ताकि हम फ्लो चार्ट को फॉलो करके अपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ही जब हम डेटाबेस को डेवलप करते हैं उसके पहले हम सोचते हैं कि जो हमारा डेटाबेस किस तरह से बनेगा, तो उसके लिए हम ER मॉडल को डेवलप करते हैं, ER मॉडल को डिजाइन करते हैं। तो उस ER मॉडल को हम फॉलोअप करके हम डेटाबेस को डेवलप करते हैं। तो जो ER मॉडल है ये की पार्ट है हमारा डेटाबेस का, कि बिना ER मॉडल का हम डेटाबेस को डिजाइन नहीं कर सकते। अगर हमको पता है नहीं टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या कुछ, हम कैसे डेटाबेस को डेवलप करेंगे। तो बेसिकली टेबल के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं ER मॉडल का। तो ये थे हमारा दो बेसिक यूज ER मॉडल्स का। तो पहला है हमें लॉजिकल व्यू प्रोवाइड करते हैं, दूसरा है हमारा कि जो भी है डेटाबेस है उसको कंबाइन कैसे करते हैं, उसको कैसे रिलेशनशिप उनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये थे दो बेसिक यूज ऑफ ER मॉडल। तो अभी बात करते हैं ER मॉडल्स को ड्रॉ कैसे करेंगे, यानी कि हाउ टू। ठीक है, तो ER मॉडल को ड्रॉ करने के लिए, क्रिएट करने के लिए कुछ सिंबल्स यूज होती हैं। तो कुछ सिंबल्स की अगर बात करें हम, ठीक है, तो उन सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कोई एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, कोई एंटिटी को, कोई रिलेशनशिप को। तो बेसिकली अगर सिंबल की बात करते हैं, चलो देख लेते हैं सिंबल क्या क्या यूज होते हैं ER मॉडल को क्रिएट करने में। तो ये हमारा 3 बेसिक सिंबल है जो कि यूज होते हैं ER मॉडल को क्रिएट करने के लिए। ये जो हमारा है रेक्टेंगल, ये यूज होता है एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ये जो है हमारा एक्लिप्स, ये यूज होता है एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डायमंड यूज होता है रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं फिर से बता दूं, ये तीनों बेसिक सिंबल को यूज करके हम ER मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमारा रेक्टेंगल जो कि यूज होते हैं एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो दूसरा हमारा वो है हमारा इक्लिप्स जो कि यूज होता है एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए, तीसरा हमारा रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है जो कि हमारा डायमंड्स। आई होप आपको सारे चीज़ समझ आ गई होगी हम बेसिकली ER मॉडल्स क्या है, इसको हम यूज क्यों करते हैं
और लॉजिकल व्यू डेटाबेस क्या है, उसकी जो कंपोनेंट्स है मॉडल की वो क्या क्या है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे स्टेप्स टू डिजाइन कि क्या क्या स्टेप्स हम यूज करेंगे ईआर मॉडल को यूज करने के लिए, स्टेप्स टू डिजाइन ईआर मॉडल, ठीक है। और दूसरा हमारा होगा कि हम ईआर मॉडल को एक डिजाइन करके भी देखेंगे कि छोटा से छोटा ईआर मॉडल कैसे डिजाइन करते हैं और बड़ा से बड़ा ईआर मॉडल हम कैसे डिजाइन करते हैं। तो हम कह सकते हैं इसको डिजाइन ऑफ ईआर मॉडल। तो ये हमारा आएगा दूसरी पार्ट में कि स्टेप्स टू डिजाइन ईआर मॉडल और डिजाइन ऑफ ईआर मॉडल। तो ये जो दो चीज़ें हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी कि इसका जो पार्ट 2 होगा इसमें हम पढ़ेंगे स्टेप्स टू डिजाइन ईआर मॉडल और डिजाइन ऑफ ईआर मॉडल। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।